हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नोड एंड नोडल प्लेन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से क्वांटम नंबर हमें हेल्प करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करने में, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, वो किस ऑर्बिटल के अंदर है, किस सबशेल के अंदर है या किस शेल के अंदर है, वो हम बता सकते हैं। उसका स्पिन कैसा है वो सब हम क्वांटम नंबर की हेल्प से बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्वांटम नंबर को नहीं देखा तो प्लीज आकर के पहले क्वांटम नंबर को देख लीजिए, तभी आपको नोड एंड नोडल प्लेन समझ में आएंगे, क्योंकि ये उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। वैसे अगर हम देखें कि जो नोडल एंड नोडल प्लेन जो होते हैं, नोड एंड नोडल प्लेन, ये हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो ग्राफ आते हैं उन ग्राफ को हम स्टडी करके नोड एंड नोडल प्लेन को देखते हैं कि इस सबशेल के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर कितने जो है नोडल प्लेन्स होंगे, कितने नोडल सरफेसेस होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा एप्लीकेशन पार्ट होता है। लेकिन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस लेक्चर के बाद में देखेंगे, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो 2 डिग्री डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैथ्स के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके सिलेबस में भी नहीं होगा 2 डिग्री डिफरेंशिएशन, वो 1 डिग्री डिफरेंशिएशन ही पढ़ते हैं। तो 2 डिग्री डिफरेंशिएशन बहुत लेट आता है हमारे सिलेबस में, इसीलिए हमें उसको इजीली समझ में नहीं आता है। तो उससे पहले हम नोड एंड नोडल प्लेन को डिस्कस करेंगे, एंड नोड एंड नोडल प्लेन को डिस्कस करने के बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी 2 डिग्री डिफरेंशिएशन के। तो स्टार्ट करते हैं नोडल एंड नोड के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि नोड क्या होता है, या फिर हम बात करते हैं नोड की अगर हम बात करें तो ये नोड का मीनिंग होता है कि नोड का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम हो जाती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हम 0 बोल सकते हैं, कि ऐसा स्पेस, एटम का एक ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड एज नोड। यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो उस मतलब उस प्लेस को या फिर उस पोजीशन को, इस स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं। हमारे पास में 2 टाइप के नोड्स होते हैं। पहला तो आता है हमारे पास में नोडल सरफेस, ठीक है, एक आता है नोडल सरफेस और एक आता है हमारे पास में नोडल प्लेन आता है। ठीक, एक क्या आएगा, नोडल सरफेस आएगी और एक क्या आएगा, नोडल प्लेन आएगा। अब देखो, दोनों अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करेगा। नोडल सरफेस जो होगी ये हम पढ़ेंगे सबशेल के लिए, ठीक, ये हम किसके लिए पढ़ेंगे, सबशेल के लिए पढ़ेंगे। ये जो पढ़ेंगे हम, ये ऑर्बिटल के लिए पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस होता है, ये मैंने क्वांटम नंबर में आपको बता रखा है कि सेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है। सेल के अंदर सबशेल्स पाए जाते हैं। जैसे सेल की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 या फिर K11 ये हमारे सेल होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। फिर उसके अंदर ही हम उसको डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर, उसके एनर्जी लेवल के बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं। वो होता है हमारे पास में सबशेल, और सबशेल में ही क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सबशेल ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये जो नोडल सरफेस है ये हम एक्सप्लेन करेगा सबशेल के बारे में। ये जो नोडल प्लेन है ये एक्सप्लेन करेगा ऑर्बिटल के बारे में। अगर हमें ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन फाइंड आउट करना है तो हम नोडल प्लेन देखेंगे, और अगर हमें सबशेल के अंदर नोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन हम किसको देखेंगे, नोडल सरफेस को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ में आ जाएगा, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो, नोडल सरफेस को बहुत से बुक के अंदर रेडियल सरफेस भी लिखा जाता है, ठीक है, या फिर इसको नोडल भी बोला जाता है, मतलब नोडल सरफेस भी बोलते हैं और रेडियल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर सरफेस भी ये बार बोल देते हैं इसको। तो सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, रेडियल सरफेस या फिर नोडल सरफेस क्या होता है। कई बार नोडल एरिया बोला जाता है पूरा का पूरा। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नोडल सरफेस की। तो देखो, नोडल सरफेस जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये सबशेल के अंदर होगा तो हमारे पास में कितने सबशेल होते हैं, हमारे पास में सबशेल होते हैं S, P, D एंड F। और ध्यान रखना कि जितने भी सबशेल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ऑल आर स्फेरिकल शेप। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं सारे के सारे। जो हम डंबल शेप, डबल डंबल शेप पढ़ते हैं वो होता है ऑर्बिटल की शेप, ठीक है, ऑर्बिटल की शेप होती है। अब देखो, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 1s में नंबर ऑफ नोडल सरफेस फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे 1s के अंदर नोडल प्लेन, नोडल सरफेसेस। तो देखो, ये हमारा न्यूक्लियस आ जाएगा, इस न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या आएगा, 1s आ जाएगा। तो ये आ गया 1s। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस के बाद जस्ट क्या स्टार्ट हो रहा है,
1s स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक ऐसा भी कोई भी रीजन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो वो 0 हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ऐसा कोई भी स्पेस नहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इसको हम इसमें हम बोल सकते हैं कि इसके लिए नोडल सरफेस कितना आ जाएगा, नोडल सरफेस 0 आ जाएगा। मतलब कि 1s के लिए हमेशा ध्यान रखना नोडल सरफेस कितना आएगा, 0 आता है, उसके अंदर कोई भी नोडल सरफेस नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें 2s के लिए, अगर हमारे पास में 2s है तो 2s में क्या होगा, देखो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में आएगा 1s, 1s के बाद में आएगा 2s। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस के बाद जस्ट क्या स्टार्ट होगा, 1s होगा, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1s और ये हो जाएगा यहाँ पे 2s। तो 1s और 2s के बीच में एक स्पेस होगा, एक एरिया होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये जो एरिया है, ये जो मैं डैश कर रहा हूँ, ये जो एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये नोडल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, रेडियल नोड भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब अगर हम 2s में बात करें तो 2s में कितने नोडल सरफेसेस होगी, तो 1 नोडल सरफेस हो जाएगी इसके अंदर, 2s के अंदर, ठीक। अगर हम 3s की बात करेंगे तो 3s में कितना हो जाएगा, 3s में हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल s के लिए बात करें, फॉर s सबशेल, ठीक है, s सबशेल की बात हो रही है, ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही। तो फॉर s सबशेल की बात करें तो अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं कि n-1 जो है आप करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, नोडल प्लेन दे देगा, ठीक। n-1 करोगे तो क्या आपको दे देगा, नोडल प्लेन दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 1s है, 1s में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। 2s है तो 2s में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। 3s है, 3s में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4s में अगर आपको नोडल सरफेस फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, s सबशेल के लिए नोडल सरफेसेस या नोडल रेडियल नोड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से s के अंदर हम नोडल सरफेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं p सबशेल और d सबशेल के बारे में कि p और d सबशेल के अंदर किस तरीके से नोडल सरफेस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं p सबशेल के लिए। किसके लिए, p सबशेल। तो देखो p सबशेल के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है p के लिए। अब देखो p भी जो होगा वो स्फेरिकल ही होगा, तो सबशेल तो सब सारे के सारे स्फेरिकल ही होते हैं, कोई भी उनकी शेप नहीं होती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, अगर हमें 2p निकालना है, क्योंकि 1p तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्वांटम नंबर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो 2p जो है वो हमारे पास में है, और अगर हम बात करेंगे 2p की, तो अगर आप जिस सबशेल के लिए निकाल रहे हो तो आप सिर्फ उसी सबशेल को कंसिडर करोगे, बाकी सारे जो सबशेल होंगे उनको एक बार साइड में रख देंगे। जैसे अगर हम बात करें, हम 2p को लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं 2p को, पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सीधा ही क्या ड्रॉ कर रहे हैं, 2p ड्रॉ कर रहे हैं। 2p क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या किसके अंदर निकालना है, नोडल प्लेन। हमें नोडल प्लेन निकालना है p सबशेल के लिए, तो उसमें से s सबशेल क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, s सबशेल कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर हमें d का निकालना होगा तो उसमें p और s दोनों ही इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो सेम ऐसा ही न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। अब अगर न्यूक्लियस के जस्ट बाद 2p आ रहा है, सेम 1s वाली कंडीशन होगी, तो इसमें नोडल सरफेस कितनी हो जाएगी, इसमें भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, इसमें भी कितनी हो जाएगी, 0। और अगर हम नेक्स्ट बात करें 3p के लिए, तो 3p के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, ये हो गया 1s, सॉरी ये 2p हो गया, 2p के बाद में क्या आएगा, ये 3p आ गया। तो ये यहाँ पे जो एरिया रहेगा जो 2p और 3p के बीच का रहेगा, मतलब यहाँ पे एक नोडल सरफेस होगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 1 सरफेस आ जाएगी, नोडल सरफेस, ठीक है। और सेम ऐसा का ऐसा हम किसके लिए कर सकते हैं, d सबशेल के लिए भी कर सकते हैं। अब देखो d सबशेल जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3s से स्टार्ट होगा, ठीक है, सॉरी 3d से स्टार्ट होगा, 2d पॉसिबल नहीं होता, क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या आएगा, 3d आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 4d आएगा, 10 उसके बाद में क्या आएगा, 5d आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो 3d के अंदर तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 4d के अंदर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम नोडल प्लेन जो है वो निकाल सकते हैं। जिस सबशेल को हम कंसिडर कर रहे हैं उसको ही हम कंसिडर करेंगे, उसके बाद वाले जो है वो या उससे दूसरे जो सबशेल होंगे वो इंटरफेयर नहीं करेंगे।
अब इसके लिए अगर हम देखें कि अगर हमें नोडल प्लेन निकालना हो, सॉरी नोडल सरफेस, तो देखो नोडल सरफेस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम कर सकते हैं n माइनस एल माइनस वन। इससे आप क्या कर सकते हो, नोडल सरफेस जो है वो निकाल सकते हो। सपोज आपको 1s में निकालना है, तो 1s के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2s के लिए निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आपको 3p के लिए निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 और 1, तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो बच गया 1, मतलब 3p के अंदर कितना आएगा, 1 आएगा, सही। अगर हमें 4p के लिए निकालना हो तो 4 माइनस 1 माइनस 1 2 आ जाएंगे। जैसे हमें 3d के लिए निकालना हो तो 3d में कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल को, ठीक है, या फिर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोल सकते हो। l जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, l रिप्रेजेंट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज क्वांटम नंबर देख लेना पहले। तो ये आप नोडल सरफेस अगर आपको निकालना है तो n माइनस एल माइनस 1 करोगे तो उससे आपके पास में नोडल सरफेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है नोडल सरफेस का, आप इसको कॉपी करो। फिर हम आगे मूव करते हैं नोडल प्लेन के बारे में कि नोडल प्लेन कितने होते हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं नोडल प्लेन के बारे में। तो देखो नोडल प्लेन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। नोडल प्लेन किसमें होंगे, ऑर्बिटल के अंदर होंगे। तो हमारे पास में एस पी डी एफ के ऑर्बिटल्स होते हैं। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं अगर हम देखें तो एस के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है एस का। पी का कितना होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने क्वांटम नंबर में बता रखा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहला एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, देखो नोडल प्लेन किस तरीके से किया जाता है, हम एक यहाँ पे ऐसे कट लगाते हैं ये वाला, ठीक है। जो भी ऑर्बिटल होगा उसको इस तरीके से कट करेंगे, एक प्लेन देखेंगे कि इस प्लेन ये अगर हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा नोडल प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल के लिए हम देखें तो एस ऑर्बिटल में 1s के लिए अगर हम देखें तो 1s के लिए अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा न्यूक्लियस और ये आ जाएगा 1s, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें, ठीक। अब देखो ये है 1s, तो हम न्यूक्लियस से क्या करते हैं, प्लेन को कट करते हैं इस तरीके से। अगर हम ये प्लेन को कट कर रहे हैं तो देखो जैसे ही हम इसको कैसे कट कर रहे हैं तो हमें प्लेन तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है, जो मैंने डार्क पॉइंट बना रखे यहाँ पे ये इस लाइन को कट कर रहा है, इसका मतलब 1s को भी कट कर रहा है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी, जीरो नहीं होगी। तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये प्लेन ऐसा प्लेन नहीं हो सकता जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो इस प्लेन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट कंसिडर एज नोडल प्लेन। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस 1s ऑर्बिट 1s सेल को, यानी सेल s को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है सब शेल को, ठीक है। सेम ऐसा ही अगर हम 2s में करेंगे तो भी क्या होगा, 2s के अंदर भी पॉसिबल नहीं होगा। ये आ गया 1s, ये आ गया 2s। अगर हम ऐसा प्लेन कट करते हैं तो ये यहाँ पे कट करेगा, ये यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब कि s ऑर्बिटल के अंदर अगर हम देखें तो नोडल प्लेन हमेशा क्या रहेंगे, जीरो रहते हैं। इसको हम रीजन भी दे सकते हैं कि ड्यू टू स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप की वजह से इसके अंदर क्या होते हैं, नोडल प्लेन जीरो हो जाता है। अब हम बात करते हैं पी सबशेल के लिए, सॉरी पी ऑर्बिटल के लिए। पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल हमारे पास में कितने होते हैं, हमारे पास में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होता है px, एक होता है py और एक होता है pz, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, अगर हम px py pz को ड्रॉ करें तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होगी, ये होगी आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये px कुछ ऐसा बनेगा, ये py कुछ ऐसा बनेगा और pz कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। z जो होगा वो ऐसे इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर हम इनके लिए क्या निकालना हो, नोडल प्लेन निकालना हो, तो एक सिंपल सा मेथड होता है, हम डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है। वैसे इसका रूल होता है बट वो रूल आपको इतना याद रखने की जरूरत है नहीं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चले तो आप इसको x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, इसको z मान सकते हो, ठीक। ये जनरली हम लिखते हैं नॉर्मली।
बट इसका रूल होता है, आप लोग मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर ज़्यादा इसको एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ोगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में पढ़ोगे। अब देखो इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपको पी एक्स को देखना है, हमने ये सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले साइन बना रखे हैं। ऐसा कैसा नीचे होगा वाई वाला जो नेगेटिव होगा, ऐसा कैसा इस साइड होगा एक्स जो नेगेटिव होगा, ऐसा कैसा बोर्ड के पीछे होगा जो जेड नेगेटिव होगा। हम ये सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस प्लेन में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लेन में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्लेन में है मतलब ये प्लेन कवर हो रहा है, ये प्लेन भी कवर हो रहा है, ये प्लेन कवर नहीं हो रहा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नोडल प्लेन हो जाएगा। मैं एनपी लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो पीएक्स के अंदर कौन कौन से नोडल प्लेन हो जाएगा, YZ जो है वो नोडल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बार बार आपको बना के देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गई, दो कौन सी बची है YZ, तो वो प्लेन आ जाएगा जिसके अंदर ये नोडल प्लेन होगा, ये हो जाएगा नोडल प्लेन। कितना होगा, एक होगा, कौन सा होगा YZ हो जाएगा। इसमें आपको बताना है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा XZ। इसमें आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा, इसमें XY प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सिस यहाँ पर आ रखी है उसको छोड़ करके बाकी दोनों एक्सिस का जो प्लेन बनेगा वो एज ए नोडल प्लेन वर्क करेगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बना करके भी देख सकते हो और सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट डी ऑर्बिटल के लिए, तो देखो डी ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखें तो डी ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्सियल, एक होता है इंटर एक्सियल। इंटर एक्सियल हमारे पास में तीन होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर, जो कि एक्सिस पर इनकी लोब जो है वो लाई करती है। ये इंटर एक्सियल होते हैं, मतलब एक्सिस के बीच में होते हैं। अगर हम इनको देखते हैं तो ये कुछ ऐसा बनाया जाता है। अगर हमें डी एक्स वाई बनाना, सब एक जैसा बना सकता है, ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई हो गया। अगर आपको डी एक्स वाई बनाना मतलब कि जो लोब होगी वो इंटर एक्सियल होगी, इस तरीके से बनेगा। अब सेम आप ये फंडा यूज कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो जो लोब है वो किस प्लेन में लाई कर रही है, वो इस प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। यानी ये प्लेन जो है ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये रहेगा नहीं, मतलब टोटल नोडल प्लेन कितने आ जाएंगे, दो नोडल प्लेन आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो एक तो आ जाएगा वाई जेड और दूसरा क्या आ जाएगा जेड एक्स, मतलब दो प्लेन आएंगे, ठीक है। अब देखो इसको सिंपल सी तरीका है, अगर आपके पास में डी एक्स वाई है तो उसका तो ये आ गया। देखो यहाँ पे एक्स वाई है, अब कौन सी एक्सिस बाकी रही, जेड एक्सिस बाकी रही, तो दोनों को जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे या दोनों में जेड को ऐड कर देंगे, तो ये तो बन जाएगा वाई जेड और ये बन जाएगा जेड एक्स, है ना। सेम अगर हम यहाँ पे देखें, एक हो गया डी एक्स वाई, तो इसमें कौन कौन से नोडल प्लेन आ जाएंगे, जेड बाकी है तो कौन सा हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा और वाई जेड हो जाएगा। सेम अगर हमारे पास में डी एक्स जेड है, ठीक है, या फिर हम डी वाई जेड लेते हैं, डी वाई जेड है, इसमें बच गया एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। सेम हमारे पास में ऐसा कैसा डी जेड एक्स है, तो इसमें कौन सा प्लेन बच गया, वाई प्लेन बच गया, तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स जेड, सॉरी एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सिस बाकी रह जाती है आप उसको सीधा सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास में नोडल प्लेन आ जाएगा। अगर यहाँ पे डी एक्स वाई है, जेड एक्सिस बाकी है, तो एक्स के अंदर जेड ऐड करेंगे तो जेड एक्स आ जाएगा, वाई में क्या करेंगे, जेड को ऐड कर देंगे तो वाई जेड आ जाएगा। इसमें सेम, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स वाई बन जाएगा और जेड एक्स बन जाएगा, इसमें वाई से मल्टीप्लाई करना है तो वाई जेड बन जाएगा और एक्स वाई बन जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास में इंटर एक्सियल वाला, ठीक है। तो इंटर एक्सियल को आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नोडल प्लेन फाइंड आउट कर सकते हो। ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ये ट्रिक यूज कर लेना कि जो आपके पास में जैसे डी एक्स वाई है तो इसमें जेड एक्सिस नहीं है, तो जेड को हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास में दो नोडल प्लेन आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसे बना करके देखोगे तो उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, तो इससे बेटर ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो और इससे इजीली क्या कर सकते हो, नोडल प्लेन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखें एक और चीज, जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब हमारे पास में क्या है, अब दो बाकी है, एक तो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, इसके अंदर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये एक्सियल होता है, ठीक है। अब एक्सियल है तो इसमें ऐसा कोई भी प्लेन नहीं बचेगा, तो इसमें बहुत सी बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, लेकिन इसमें नोडल प्लेन होता है।
नोडल प्लेन कौन सा होता है? अगर हम यहाँ पे ढंग से देखें इसको, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और ये क्या होगी? जेड एक्सिस हो जाएगी। अगर हम इसको इस प्लेन में बना करके देखते हैं, ठीक है, तो एक तो लोब इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, एक लोब इसके अंदर आ रही है। मतलब ऐसा कोई भी प्लेन आपको भी नहीं दिख रहा होगा, ये जेड, ये एक्स और ये वाई, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। सारे के सारे प्लेन जो है वो कवर हो रखे हैं। ये देखेंगे तो ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ये भी कवर हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसा लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये x बराबर वाई लाइन हो जाएगी और ये x बराबर क्या आ जाएगी? माइनस वाई लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो x बराबर, ये इमेजिनरी प्लेन होता है, बहुत सी बुक में इसको एक्सेप्शन लिखा जाता है, बट एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। और अगर आपको एक्सेप्शन बताया जाता है तो भी वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो ये इमेजिनरी प्लेन बनता है। इसमें इमेजिनरी प्लेन क्या बनता है? एक तो बनता है x बराबर y और z प्लेन, एक प्लेन ये बनता है x बराबर माइनस वाई और z प्लेन बनता है। आप इसको ऐसा लिख लेना डैश करके। तो ये दो प्लेन बनेंगे, ये दोनों के दोनों प्लेन जो होंगे वो नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करके देखोगे तो z एक्सिस ये होगी, तो एक प्लेन तो ये हो जाएगा जो कि इसके पीछे से जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं आएगी। दूसरा ये आ जाएगा ये जो कि नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर भी कोई भी आप इस प्लेन को कट करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी। मतलब ये दो प्लेन हो जाएंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी, तो नोडल प्लेन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास में डी जेड स्क्वायर। तो देखो डी जेड स्क्वायर को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। डी जेड स्क्वायर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये अगर हम देखें, इसको x मान लेते हैं, ये हो गया z, तो ये ऐसे बनता है और x प्लेन में एक रिंग बनी होती है। अगर आपको सही ढंग से दिख रहा है तो यहाँ पे देखें, चलो इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट डी जेड स्क्वायर के अंदर, देखते हैं कि किस तरीके से नोडल प्लेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं डी जेड स्क्वायर में। तो देखो डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा बनता है, ये एक लोग ऐसे बनेगी और इसके जस्ट एक बीच में रिंग बनी होगी, ठीक है। मतलब कि ये कुछ ऐसा होता है, एक लोब ऊपर की तरफ होती है, एक लोब नीचे की तरफ होती है, और उस लोब के बीच में एक रिंग होती है। ना लोब रिंग को टच करता है, ना रिंग जो है वो लोब को टच करती है। मतलब ये ऐसे होता है और इसको हम बेबी सूथर शेप भी बोलते हैं। अब देखो इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, इसमें नोडल प्लेन नहीं होने की वजह से हम इसको एक्सेप्शन मानते हैं, बट इसमें कॉनिकल नोड होता है। कॉनिकल नोड कैसे बनाया जाता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे कॉनिकल नोड बनाया जाता है। मतलब यहां से ये जो लोब है, इसके सेंटर से एक कोन निकाला जाता है। देखो सेंटर से जब हम कोन निकालेंगे तो रिंग तो बाहर रह जाएगी, और ये जो लोब होगा वो इस कोन के अंदर चला जाएगा। एक लोब, एक तो कोन ये बन जाएगा और दूसरा कोन ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और अगर आप इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये जो रिंग होगी, ये रिंग बाहर की तरफ रहेगी, रिंग जो होगी वो लोब को टच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर अज्यूम करके देखते हो, समझते हो, तो एक लोब ऊपर की तरफ है, एक लोब नीचे की तरफ है, ये दो लोब हो गए। इस दो लोब में एक को आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से एक कोन बन गया और दूसरा नीचे वाला कोन बन गया। तो जब आप इन दोनों कोन को देखते हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, क्योंकि ये जो लोब बने, मतलब ये जो कोन बनेगा, ये कोन किसी भी लोब को कट नहीं करेगा और ना ही रिंग को कट करेगा, क्योंकि रिंग तो बाहर रह जाएगी। थोड़ा सा अगर आप अज्यूम करके देख सकते हो कि ये इस तरीके से होगा, ये पहली लोब हो जाएगी, ये दूसरी लोब हो जाएगी, ठीक है, जहां से इसको कनेक्ट कर रखा, और इसके बीच में क्या होगा, एक रिंग लगी होगी। तो अगर हम यहाँ से एक कोन को ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन आ जाएगा, ये जो लोब होगी उस कोन में आ जाएगी। एक नीचे से अगर आप कोन को ड्रॉ करोगे, एक ये जो लोब होगी उस कोन के अंदर आ जाएगी, और रिंग जो होगी वो बाहर रह जाएगी। तो ये बन जाएगा कॉनिकल नोड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉनिकल नोड कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो बहुत सी बुक्स में इसको भी एक्सेप्शन बोला जाता है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को, dz स्क्वायर को भी एक्सेप्शन बोला जाता है, बट ये एक्सेप्शन नहीं होते हैं। ये आगे जाकर के आप पढ़ोगे तो इससे बढ़िया है कि आप यहीं पे पढ़ लो, ठीक है। इसमें कॉनिकल नोड्स होते हैं, और बहुत बार जेईई एडवांस में पूछा जाता है, इवन मेंस में बहुत बार पूछा जाता है कॉनिकल नोड के बारे में, और इसके अंदर कौन से नोडल प्लेन्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है। एफ के अंदर हम नोड एंड नोडल प्लेन जो है वो फाइंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि इसको, इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को नोड एंड नोडल पेन, नोडल सरफेस जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के लेक्चर आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, अपडेट जो है उसका मिल सके। राइट, मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।